तो परिचय के बाद में बेटे नंबर 2 आता है हमारे पास में टाइप ऑफ ट्यूमर, यानी गांठ के प्रकार। अभी अपन ने गांठ बनाए बेटे, तो गांठ कैसे बने कि जहां पर कैंसर होता रहेगा, जहां पर कैंसर होता है तो बेटे कैंसर होने से वहां की कोशिकाएं अनियमित विभाजित होती रहती है, और जब अनियमित विभाजित होती रहेगी तो वहां पर कोशिकाओं का समूह बन जाता है, और उस समूह को अपन कहते हैं गांठ। अब बेटे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहां पर गांठ जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो सुदूम गांठ होती है और एक दुर्दम गांठ होती है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो बेटे जैसे गांठें 2 तरह की है, एक तो बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन जो ट्यूमर होता है ना बेटे, ये नॉन कैंसर होगा, पहला वाला ट्यूमर, और ये जिस जगह पर बनेगा वही जगह पर फिक्स रहता है और कुछ समय बाद में ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, जो इसके बाद में जो दूसरा ट्यूमर बनेगा जिसको दुर्दम गांठ कहेंगे, यही गांठ कैंसर युक्त होती है, ध्यान रखना। तो इसको कैंसरस भी कहते हैं बेटे और कार्सिनोजेनिक भी कहेंगे। और इसकी क्या विशेषता इस गांठ की कि ये गांठ जहां बनती है ना, वहां से बेटे स्थानांतरित हो जाती है बॉडी के दूसरे पार्ट में, और वहां जाकर नई गांठ बना लेती है। तो इस घटना को मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है या नियोप्लास्टिक भी कहा जाता है, और ये सबसे खतरनाक गांठ होती है। तो बेटे कैंसर में कितनी गांठें उत्पन्न होती है? 2। तो पहली गांठ है यानी बिनाइन ट्यूमर, और इसको कहते हैं बेटे सुदूम गांठ। सूक्ष्म नहीं कहते बेटे, इसको कहते हैं सुदूम गांठ। अब इस गांठ की विशेषता देखो, तो इसकी विशेषता में पहली विशेषता तो है कि ये नॉन कैंसरस, हाँ तो बेटे ये क्या होगी? नॉन कैंसरस या फिर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी ये ट्यूमर कैंसर उत्पन्न नहीं करती है। तो क्या लिखा आपने इसको? नॉन कैंसरस और नॉन मैलिग्नेंट। मैं शुरू में कह चुका हूं बेटे कि पहले वाली जो गांठ है, देखो गांठें 2 प्रकार की होगी, ध्यान रखना बेटे, यानी यहां पर ये गांठ 2 प्रकार की होगी, एक तो बिनाइन होगी, बिनाइन, और एक होगी बेटे मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, यानी एक तो सुदूम गांठ और एक दुर्दम गांठ। ये 2 तरह की गांठें होती है। नहीं समझ लो कि जो बिनाइन ट्यूमर होगा बेटे ये तो होगा सुदूम गांठ, और ये वाली जो गांठ होती है ये होती है दुर्दम गांठ, दुर्दम गांठ। तो ये ध्यान रखना बेटे, ये 2 तरह की गांठें होगी। अब इन दोनों में आप समझ लो, जो बिनाइन ट्यूमर है ये नॉन कैंसरस है, जबकि बेटे मैलिग्नेंट होते हैं वो कैंसर वाली होती है। जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो आसानी से ठीक हो जाती है, जबकि ये जो मैलिग्नेंट है ये आसानी से ठीक नहीं होती। जो बिनाइन ट्यूमर है वो एक जगह पर स्थिर रहती है, लेकिन जो मैलिग्नेंट है वह एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। तो पहली ट्यूमर आपके सामने कौन से बच्चों? तो पहली ट्यूमर है बिनाइन ट्यूमर यानी सुदूम गांठ। तो इसका पहला पॉइंट है कि ये नॉन कैंसरस और नॉन मैलिग्नेंट है, यानी कैंसर रहित है। इसको आप ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं कि ये होते हैं कैंसर रहित, यानी आसान, हालांकि कैंसर का रूप है लेकिन बेटे इसमें ज्यादा कैंसर नहीं होता है। दूसरी बात ध्यान रखना बेटे कि ये जो गांठ होते हैं ना ये स्थिर गांठ होते हैं, बस ये ध्यान रखना ये कांस्टेंट होती है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित या नहीं फैलती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैलती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है, जो सुदूम गांठ होती है, ये बेटे एक तो कैंसर रहित होती है, नॉन कैंसरस होती है या नॉन मैलिग्नेंट होती है, घातक नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि मैलिग्नेंट का मतलब था घातक, नुकसान पहुंचाने वाली गांठ। तो ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है ना। और एक विशेषता क्या है इस गांठ की कि ये जो गांठ होती है ना ये बेटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं फैलती, जहां पर होती है वहीं स्थिर बनी रहती है। तो ये एक प्रकार की स्थिर गांठ है। उसके बाद में देखो ये अपने उत्पत्ति स्थल पर ही क्या रहती है? बनी रहती है। तो ये याद रह जाएगा ना बेटे, बिनाइन ट्यूमर यानी सुदूम ट्यूमर। तो सुदूम ट्यूमर जो है वह अपनी जगह पर ही फिक्स रहती है और वह एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलती। और दूसरी बात यह है कि बेटे ये हमारे शरीर को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती है। तो इसका जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर, इसका पहला, दूसरा, इसका तीसरा पॉइंट है, ये गांठ ज्यादा हानिकारक नहीं होती है तथा शरीर को ये हानि कम पहुंचाती है। यानी हानि तो थोड़ी बहुत तो पहुंचाएगी बेटे, क्योंकि गांठ तो है लेकिन ये ज्यादा हानिकारक नहीं होती है। तो बेटे क्या क्या याद करना है? पहले तो मुझे बता दो कि कैंसर से
ये गांठ उत्पन्न कैसे होगी? तो बेटे मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे ही कैंसर कोशिकाओं में संदमन, जो संपर्क संदमन क्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, और जैसे संदमन संपर्क क्रिया समाप्त होगी बेटे उन कोशिकाओं में अनियंत्रित और अनियमित समसूत्री विभाजन शुरू हो जाएगा। जब किसी भाग में अनियमित और अनियंत्रित समसूत्री विभाजन शुरू होगा तो बेटे लाखों करोड़ों की संख्या में उस जगह पर नई कोशिकाएं बनेगी, और जब ये नई कोशिकाएं बनेगी तो बेटे वहां इकट्ठी होती जाएगी और ये गांठ का रूप ले लेगी। तो इस तरह से तो ये गांठ या ट्यूमर बनता है। ये कैंसर में दो तरह का ट्यूमर बनता है बच्चों। तो पहला ट्यूमर तो है बिनाइन यानी सुदूम गांठ, और दूसरा ट्यूमर है दुर्दम गांठ। अभी अपन सुदूम गांठ पर है। तो ये सुदूम गांठ ऐसी होती है जो बेटे नॉन कैंसरस होती है। ठीक है, कैंसर की अवस्था में बन तो गई, लेकिन आगे इससे कोई कैंसर ज्यादा नहीं फैलेगा और ये शरीर को ज्यादा हानि भी नहीं पहुंचाएगी। इसकी क्या विशेषता है कि ये गांठ जहां बनती है ना वहीं पर फिक्स रहती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलती है, और ना ही बेटे ये जो है कैंसर उत्पन्न करती है। ये ठीक है, थोड़ी देर के दिनों के लिए हो गई और कुछ समय बाद में ये ठीक भी हो जाती है। तो बेटे ये कैंसर रहित है, नॉन कैंसरस है, नॉन मैलिग्नेंट है, अपनी जगह पर ही फिक्स रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होती, और दूसरी बात बेटे ये शरीर को ज्यादा हानि भी नहीं पहुंचाती है। तो ये गांठ तो कौन सी गांठ है बेटे? यानी बिनाइन ट्यूमर। अगली जो ट्यूमर इसके साथ में आप पढ़ने वाले हो ये दूसरे नंबर की ट्यूमर है, और ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको आप क्या कहोगे? दुर्दम गांठ कहोगे बेटे। वो सुदूम गांठ थी और ये कौन सी गांठ है? दुर्दम गांठ। अब सुन लो इसके बारे में भी। यानी ये जो दुर्दम गांठ होते हैं ना बच्चों, तो ये दुर्दम गांठ ये कैंसरस गांठ है। मैलिग्नेंट तो कह ही दिया अपन ने कि मैलिग्नेंट का माने घातक गांठ है बेटे ये। तो ये कैंसरस होती है और इसी गांठ से बेटे कैंसर जो है होता है। और इस गांठ की क्या विशेषता है? ये जिस जगह पर बनती है ना बेटे, तो ये अपने उत्पत्ति स्थल से एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाती है और वहां जाकर फिर ये नई गांठ बनाती है। फिर वहां से बेटे ये फिर और भाग में स्थानांतरित हो जाएगी, फिर वहां जाकर फिर और नई गांठ बना लेगी। तो यही कारण है अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो मेरे डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि यार जल्दी से जल्दी आप ऑपरेशन करवा लो। जैसे किसी को गले में कैंसर हो गया तो डॉक्टर ये समझाते हैं कि ये फैल जाएगा, गले से नीचे उतर जाएगा या हाथों में चला जाएगा, तो इसको जल्दी से जल्दी जो है क्या कहते हैं इसको ऑपरेट करवा लीजिएगा। और वहां पर भी अगर एक कोशिका भी शेष रह जाती है ना बच्चों तो वापस नई गांठ बन जाती है। तो बेटे ये जो मैलिग्नेंट गांठ है यह अपने उत्पत्ति स्थल से दूसरे भागों में ट्रांसफर होकर वहां जाकर यह नई गांठ भी बना सकती है। इसी वजह से इसको नियोप्लास्टिक या इस क्रिया को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो आइए देखिएगा बेटे, यानी पहला पॉइंट इसका याद रखना है कि यह गांठ विभाजनशील कोशिकाओं का समूह होती है और इसे नियोप्लास्टिक या फिर जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर जो है ट्यूमर सेल भी इसको कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, नियोप्लास्टिक तो कहेंगे इसे बेटे इसे, और साथ में से ट्यूमर सेल भी कहते हैं। यह गांठ, ये ध्यान रखना बेटे, यह गांठ तेजी से वृद्धि करती है और आसपास वाली कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है। यह भी याद रखना, क्योंकि इसके संपर्क में जो भी कोशिकाएं आती है वो कोशिकाओं को भी ये क्षति पहुंचाती है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह गांठ कैंसर उत्पन्न करती है। यानी बेटे ये कैसी होती है? यह गांठ होगी कैंसरस, इसको कैंसरस ट्यूमर भी कहोगे आप, कैंसरस ट्यूमर। तो कैंसर उत्पन्न वाली जो गांठ है वह गांठ बेटे ये होगी यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है, इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है, यह गांठ एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है तथा दूसरे स्थान पर यह विभाजित होकर नई गांठ बनाती है और इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। यह क्रिया क्या कहलाएगी बेटे? मेटास्टेसिस। अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि कौन सी गांठ मेटास्टेसिस का कार्य करती है? तो क्या जवाब है बेटे आपके पास में? मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, कौन सी गांठ कैंसर उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर भी क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखो बेटे क्या विशेषता है इस गांठ की कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ज्यादा विभाजन की क्षमता होती है, इस वजह से इसको नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल भी कहते हैं। इतना याद रखना। दूसरी
बात आपको याद रखोगे कि यही गांठ है जो कैंसर उत्पन्न करती है, तो बेटे इसे घातक गांठ या कैंसर युक्त गांठ भी इसको आप कहोगे। इस गांठ की क्या विशेषता है, तो बच्चों ये जो गांठ होती है ये शरीर में जहां बनती है ना बच्चों, वहां से ये कई भागों में फैल जाती है और वहां जाकर फिर ये विभाजित होती है और विभाजित होकर एक नई गांठ बना लेती है। तो इस कैंसर युक्त गांठ का, इस मैलिग्नेंट गांठ का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहां जाकर नई गांठ का उत्पन्न कर देना, यह कहलाता है बेटे मेटास्टेसिस। तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे। तो ये यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये गांठ एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है और दूसरे स्थान पर यह विभाजित होकर नई गांठ बनाती है और यह घटना कहलाती है मेटास्टेसिस। तो बेटे मुझे एक बार रिपीट करवा दीजिएगा कि ये यहां पर हमारे पास में पहले तो ये सुदूम गांठ है, ये सुदूम गांठ, और ये यहां पर है बेटे ये है यानी दुर्दम गांठ। अब मुझे अंतर बता दो कि आपने क्या क्या याद किया। तो बेटे पहला अंतर तो मेरा क्या था कि जो सुदूम गांठ होती है ये बेटे क्या है, ये नॉन कैंसरस है, जबकि ये गांठ कैसी है, ये कैंसरस गांठ है। इतना आपको याद रखना है। दूसरा अंतर आपने क्या याद रखा बेटे कि जो सुदूम गांठ है वह स्थिर होती है ना, जबकि जो है ये गांठ एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है। तो ये दूसरा अंतर भी आपको याद हो गया। तीसरा अंतर क्या है बेटे कि सुदूम गांठ जो है वह कम हानिकारक होती है, जबकि दुर्दम गांठ वह अधिक हानिकारक होती है और इसी गांठ से जो है कैंसर होता है। क्लियर। और बेटे पांचवा छोटा अंतर आपको याद रखना है कि सुदूम गांठ मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करती है, जबकि जो दुर्दम गांठ होती है ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से बेटे ये सुदूम और दुर्दम गांठ में आप अंतर याद रख लेना। तो ये तो था बेटे हमारे पास में यानी टाइप ऑफ ट्यूमर। तो बेटे ये आपको क्लियर हो गया कि कैंसर के दौरान दो तरह के ट्यूमर बनते हैं, एक तो सुदूम ट्यूमर और एक होता है दुर्दम ट्यूमर। सुदूम ट्यूमर बेटे कैंसर रहित होता है, नॉन कैंसरस होता है, जबकि जो दुर्दम ट्यूमर होता है ये कैंसर युक्त होता है या कैंसरस होता है। सुदूम ट्यूमर अपनी जगह पर स्थिर रहता है, जबकि जो दुर्दम ट्यूमर होता है ये बेटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। सुदूम ट्यूमर कम हानिकारक होता है, दुर्दम ट्यूमर अधिक हानिकारक होता है। सुदूम ट्यूमर में बेटे विभाजन धीमा होता है, जबकि दुर्दम ट्यूमर में विभाजन तेज होता है और ये विभाजित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है। तो बेटे जो सुदूम ट्यूमर है ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि जो दुर्दम ट्यूमर है ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आपको ये कैंसर के दौरान उत्पन्न होने वाली गांठें भी आपको याद करना है। तो बेटे याद है ना कैंसर का पहला टॉपिक क्या था, परिचय। तो परिचय में अपन ने पूरा डिटेल लिया। दूसरा पार्ट इसका बेटे है यानी टाइप ऑफ ट्यूमर यानी गांठ के प्रकार, ये भी अपन ने पढ़ लिया कि गांठ के प्रकार में दो प्रकार की गांठें पढ़ी अपन ने, सुदूम गांठ और दुर्दम। अब तीसरा पार्ट बेटे इसका आ रहा है कॉजेज ऑफ कैंसर यानी कैंसर के कारण क्या क्या है, कैंसर किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो आइए अपन पढ़ते हैं बेटे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा ये होगा नंबर 3। ये याद है ना बेटे, यानी ये टॉपिक याद करते हुए चलना आप। यानी नंबर 3, नंबर 1 क्या था, परिचय। नंबर 2 क्या था बेटे, टाइप ऑफ ट्यूमर यानी गांठों के प्रकार। और अब अपन यहां पर आ रहे हैं बेटे यानी कॉजेज ऑफ कैंसर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे सेल में बेटे एक निष्क्रिय जीन होती है जिसका नाम है प्रोटो-ऑन्कोजीन। प्रोटो-ऑन्कोजीन याद रखना, ये कौन सी जीन है, इनएक्टिव जीन, ये है निष्क्रिय जीन। ये ध्यान रखना बेटे, ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। तो बच्चों ये जरूर याद करना कि हमारे शरीर, देखो कोई ना यार कैंसर उससे हो गया उससे हो गया, अरे बेटे ध्यान रखो कैंसर की जीन हर व्यक्ति में प्रेजेंट है, हर व्यक्ति। बस अगर आपको बचना है ना तो कार्सिनोजेनिक कारकों से बचो यानी कॉजेज ऑफ कैंसर से बचो तो भी बचा जा सकता है, वरना कैंसर की जीन हर व्यक्ति में प्रेजेंट है। तो आप देखिएगा कि हमारे शरीर में जो जीन है उसका नाम है प्रोटो-ऑन्का जीन, लेकिन किस अवस्था में बच्चों, ये निष्क्रिय अवस्था में है। अब यहां
कार्सिनोजेनिक एजेंट। अगर बेटे इस जीन को क्या मिल जाते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट, जिसको अभी अपन पढ़ने वाले हैं, तो बेटे फिर ये जो प्रोटोओंका जीन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, यानी ओंका जीन में। और ये ओंका जीन कैसी है, ये ओंका जीन है एक्टिव, और आगे चलकर बेटे ये जो है क्या कहते हैं, ये उत्पन्न कर देगी शरीर में यानी कैंसर, यानी कैंसर। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ये लॉजिक पकड़ लो बेटे आप, कि हमारे शरीर में निष्क्रिय अवस्था में एक जीन है जिसका नाम है प्रोटोओंका जीन, और ये जो कारक अभी अपन पढ़ने वाले हैं, जो कैंसर के कारण अभी अपन पढ़ने वाले हैं, तो बेटे इन कार्सिनोजेनिक एजेंट की मौजूदगी में या कैंसर के जो जो भी कारण है उनकी मौजूदगी में ये जो प्रोटोओंका जीन है ये कन्वर्ट हो जाएगी ओंका जीन में। और जैसे ही ओंका जीन बेटे बन जाएगी तो वहां पर क्या शुरू हो जाएगा, अनियंत्रित और अनियमित समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बेटे उस व्यक्ति को कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए अपन पढ़ते हैं यानी कोजेज ऑफ कैंसर। तो कोजेज ऑफ कैंसर होते क्या है बेटे, कि वह पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, यानी वह पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट या कॉज ऑफ कैंसर कहलाते हैं। कार्सिनोजेनिक एजेंट, और इनको आप कह सकते हो कॉज ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर यानी कैंसर के कारण या कैंसर के कारक भी आप कह सकते हो, कैंसर के कारक। ये कारक याद करना बेटे, कारक, कैंसर के कारक, कारण नहीं है कॉज, या कारण भी बोल दो, बाकी कारक ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब परिभाषा तो याद हो गई आपको, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे मटेरियल जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर उत्पन्न होता है उन्हें कैंसर के कारक, या बेटे आप अपने कैंसर की भाषा में आप कहना चाहे तो उन्हें कार्सिनोजेनिक एजेंट भी कहेंगे। तो ये वर्ड याद रखना बेटे, कार्सिनोजेनिक, क्योंकि कार्सिनो का माने भी कैंसर होता है, तो याद रह जाएगा किसे कहेंगे, कार्सिनोजेनिक एजेंट, यानी ऐसे कारक या ऐसे पदार्थ जो शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले, जैसे बेटे उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें म्यूटाजेन कहते हैं, और जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो यहां याद करना कि वह पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं ये कहलाते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। तो याद हो जाएगा क्या है बेटे कार्सिनोजेनिक एजेंट, तो सिंपल है कि वह पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, तो बेटे यहां पर ये तो इसका पहला पॉइंट है, ये तो इसका पहला पॉइंट है, याद रखना। ये मान लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कार्सिनोजेनिक एजेंट कोशिका में उपस्थित कैंसर की निष्क्रिय, ये वर्ड याद, निष्क्रिय प्रोटोओंका जीन को सक्रिय ओंका जीन में बदल देता है। यही तो मैंने कहा था बच्चों आपसे कि ये जो कार्सिनोजेनिक एजेंट है ना, ये कैसे कैंसर पैदा करेंगे, तो डायरेक्ट कैंसर पैदा नहीं करते। इनका काम सिर्फ इतना सा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक निष्क्रिय जीन होती है, और उस निष्क्रिय जीन का नाम है प्रोटोओंका जीन। ये ध्यान रखना बेटे, प्रोटोओंका जीन। और ये प्रोटोओंका जीन किसमें बदल जाएगी, सक्रिय ओंका जीन में। तो मैंने यही लिख रखा है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि प्रोटोओंका जीन ये कन्वर्ट होगी ओंका जीन में। किसकी प्रेजेंस में, तो याद रखना कार्सिनोजेनिक एजेंट की उपस्थिति में। तो यहां आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये जितने भी कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं ये कोशिका में उपस्थित कैंसर की निष्क्रिय, वर्ड याद करना, कैंसर की निष्क्रिय प्रोटोओंका जीन को बदल देते हैं सक्रिय ओंका जीन में। फिर मैंने क्या कहा था, ये जो सक्रिय ओंका जीन होती है बेटे ये कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन शुरू कर देती है, और फिर वहां पर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो फिर आप इसका पांचवा पॉइंट भी आप देख सकते हैं, इसका चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि सक्रिय ओंका जीन की उपस्थिति में कोशिकाओं में अनियमित और अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाता है तथा कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तथा यहां क्या होगा बेटे, तथा यहां कैंसर उत्पन्न हो जाता है, तथा यहां कैंसर
उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये कोजेज है। अभी इसके प्रकार पढ़ाऊंगा बेटे, मैं 4 प्रकार के कोजेज को बांटूंगा, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से देख ले कि कैंसर के कारक होते क्या है और इनका काम क्या है। तो कैंसर के कारक क्या है बेटे? वह पदार्थ जो कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं, कैंसर के कारक या कार्सिनोजेनिक एजेंट कहलाते हैं। बेटे इनका काम क्या बताया कि शरीर में मौजूद जो निष्क्रिय प्रोटोओंका-जीन होती है उसे ये किस में बदलते हैं? सक्रिय प्रोटोओंका-जीन में बदलते हैं। यहां तक क्लियर? और ये जो सक्रिय ओंका-जीन होती है बेटे, ये कोशिकाओं में अनियमित और अनियंत्रित कोशिका विभाजन शुरू कर देती है, जिससे वहां पर गांठ उत्पन्न हो जाती है और गांठ उत्पन्न होते ही वहां पर कैंसर उत्पन्न हो जाता है। अब बेटे ये जो कार्सिनोजेनिक एजेंट है इसको अपन 4 भागों में पढ़ेंगे। मैंने शुरुआत में बताया था आपको इसके 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट में पहला पार्ट तो भौतिक कारक होगा, दूसरा रासायनिक कारक होगा, तीसरा विकिरण होगा और चौथा होगा जैविक कारक। तो कितने कारक पढ़ेंगे बच्चों ने? यहां पर इसके 4, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और विकिरण और एक जैविक कारक। तो आइए कार्सिनोजेनिक फैक्टर के बारे में देखते हैं। हाँ, तो यहां पर बेटे यानी टाइप ऑफ ट्यूमर, तो ये टाइप ऑफ ट्यूमर तो चल ही रहा है बेटे, यानी यहां पर अब ये टाइप ऑफ ट्यूमर नहीं आएगा। यहां पर अपन का जो टॉपिक है वह है कॉजेज ऑफ या कार्सिनोजेनिक एजेंट, कार्सिनोजेनिक एजेंट यहां पर आपको याद रखना है। तो ये आपको यहां पर रहेगा यानी कार्सिनोजेनिक एजेंट, कार्सिनोजेनिक एजेंट। और ये कार्सिनोजेनिक जो एजेंट है ये बेटे यहां पर होंगे 4 टाइप, यानी 4 प्रकार के होंगे। तो 4 प्रकार में पहला अपन यहां पर तो पहला जो एजेंट होगा ये एजेंट होगा बेटे भौतिक कारक। तो मैंने आपको कार्सिनोजेनिक एजेंट है, ये कार्सिनोजेनिक एजेंट जो होंगे बच्चों ये होंगे 4 प्रकार के होंगे। तो 4 प्रकार के में पहला कारक आता है भौतिक कारक, दूसरा है रासायनिक कारक, तीसरा है विकिरण और चौथा है जैविक कारक। इस तरह से याद रखना। भौतिक कारक में सबसे पहला है कांगरी, यानी पहले नंबर का है बेटे कांगरी। और इस कांगरी से लगभग कौन सा कैंसर होगा? स्किन कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहेगा, स्किन कैंसर का खतरा ज्यादा। अब ये मैं बता दूं कांगरी होती क्या है। तो बेटे कश्मीरी रोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जहां लगातार अधिकतर बर्फ जमती है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां के लोग बेटे इस तरह के एक पात्र होता है उसमें कोयले भर लेते हैं और उसको गले में लटका लेते हैं, ऊपर से कुछ सोल वगैरह डाल लेते हैं, ताकि वो जब उससे धीरे धीरे हीट निकलती है तो उनका पूरा शरीर जो है गर्म रहता है। लेकिन लगातार बेटे जब एक ही जगह की त्वचा के संपर्क में ये कांगरी आएगी ना तो फिर वहां पर कोशिकाओं में स्टिमुलेशन होता है और वो जो प्रोटोओंका-जीन है वो ओंका-जीन में बदल जाती है और वहां पर ये कैंसर हो जाता है। तो ये अधिकतर ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसको कांगरी कहते हैं। त्वचा कैंसर बेटे इसके अंदर होता है। दूसरा कैंसर यहां पर आता है बेटे यानी टोबैको चबाना, तंबाकू। तो तंबाकू जो होगा बेटे तो इससे अधिकतर कौन सा यानी ओरल कैंसर, यानी तंबाकू चबाना। बहुत से चबाते रहते हैं ना, बड़ी शान समझते हैं, विमल खाना है ना, और भी कई सारे तंबाकू चबाना या जो। तो बेटे यहाँ पर इसके जो मुख होता है वहां पर इसमें छाले पड़ जाते हैं और वहां पर ये कैंसर हो जाता है। तो ये तंबाकू चबाना ये भी हानिकारक है। उसके अलावा हैवी स्मोकिंग, हैवी स्मोकिंग, तो हैवी स्मोकिंग में बेटे इससे जो है लंग्स कैंसर होने का खतरा रहेगा। लंग्स कैंसर यानी जो धुआं ज्यादा ही हैवी स्मोकिंग करता है, यानी बार बार बीड़ी सिगरेट पीता रहता है, तो बेटे फेफड़ों के अंदर ये कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये तो आपको याद रखना है भौतिक कारक में। तो एक तो कांगरी और एक धूम्रपान और एक धूम्रपान और एक टोबैको च्यूइंग यानी तंबाकू चबाना। दूसरा बेटे यहां पर आता है रासायनिक कारक। तो कई ऐसे कारक होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं और ये रासायनिक पदार्थों में आते हैं। यहां तो बेटे कांगरी है, तंबाकू चबाना है और भारी धूम्रपान या हैवी स्मोकिंग है। अब देखिएगा कि रासायनिक कारकों में बेटे निकोटीन यानी कहां मिलेगा आपको? ये तंबाकू में मिलेगा। तो रासायनिक पदार्थों में एक तो निकोटीन है बेटे, ये आपको याद रखना है, जिससे लंग्स कैंसर वगैरह ज्यादा होंगे, है ना।
मस्टर्ड गैस है बेटे, इसको वार गैस भी कहते हैं, ध्यान रखना। मस्टर्ड गैस जो है ये वार गैस है, युद्ध में बेटे इसको यूज लिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो मस्टर्ड गैस होती है, अगर लगातार इस गैस के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी बेटे कैंसर हो जाता है। उसके अलावा कोलतार होता है, इससे भी कैंसर होता है, ध्यान रखना। ये कैडमियम ऑक्साइड होता है और एफ्लेटॉक्सिन होता है। तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो बेटे नाम याद कर लेना, एक तो निकोटीन है, एल्कलॉइड है जो तंबाकू में मिलता है, मस्टर्ड गैस है, इसे युद्ध गैस भी कहते हैं, कई देश इसको युद्ध के रूप में काम में लेते हैं। उसके अलावा कोलतार है बेटे, उसके अलावा कैडमियम ऑक्साइड है और एक है एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लेटॉक्सिन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आप जो है क्या कहते हैं, ये कैंसर के कारक है, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बढ़े, तो उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो बच्चों फिर यहां पर आएगा हमारे पास में यानी जैविक कारक। ये यहां पर तीसरा कारक जो है ये इसका है विकिरण। तो विकिरण में आप देखिएगा बच्चों कि अभी अपन जानते हैं कि कई हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे बेटे, वहां पर अभी भी वहां के व्यक्तियों में कई अलग अलग तरह के कैंसर उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां आप ध्यान से देखोगे तो जैसे एक्सरे है ना, ये याद रखिएगा एक्सरे। उसके अलावा बेटे यहां पर अल्ट्रा वायलेट रेज है, गामा रेज है, आदि जो विकिरण है ये कैंसर उत्पन्न करती है। जब भी तो आपने देखा होगा कि किसी रूम में, जिस रूम में एक्सरे होता है तो बेटे वहां पर जो डॉक्टर होते हैं या जो भी एक्सरे जो है रेडियोलॉजिस्ट होता है वो उसके साथ में जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकाल देता है कि भाई यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक्सरे की चपेट में आ जाए तो उसको भी ये कैंसर हो जाए। और कई सीटी स्कैन वगैरह होती है, ये MRI या और भी कई सारे बेटे तो बार बार में नहीं करवाई जाती क्योंकि इसमें रेडिएशन डाली जाती है बॉडी के अंदर। तो ये हो सकता है ज्यादा बार बेटे, एक दो टाइम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगातार कोई व्यक्ति अगर किसी एक्सरे के संपर्क में आ रहा है, एक्स रेज होते ना बेटे, ये एक्स रेज होते उसके संपर्क में आता है, या कोई अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में आता है, या कोई गामा रेज के संपर्क में आता है, तो बेटे उस व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका तीसरा कारक विकिरण भी है और विकिरणों से भी बेटे कई सारे कैंसर हो सकते हैं। और इसका चौथा कारक जो आपको याद रखना है वह है बेटे इसका जैविक कारक। यानी जैविक कारक का मतलब यह है कि एक वायरस ऐसा भी है जो कैंसर उत्पन्न करता है, ये इससे भी कैंसर उत्पन्न हो जाता है और उस वायरस का नाम है ओंको वायरस। ये याद रखना बेटे, क्या नाम है इसका, ओंको वायरस। और ये जो ओंको वायरस है इसे SV40 वायरस भी कहते हैं और ये जो रोग है ये कैंसर उत्पन्न करने का कारक बनता है। तो जैविक कारक में क्या याद रखोगे, SV40 वायरस। अगर आपको याद हो तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पॉल बर्ग ने बेटे इसी वायरस के अंदर जीन का स्थानांतरण किया था और इसी कारण से उसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा था। तो बच्चों याद रह जाएगा आपको, यानी कॉजेज ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के कारक। तो बेटे कैंसर के कारक कैसे याद करोगे आप कि कैंसर के कारक होते क्या हैं। तो कैंसर के कारक बेटे वह पदार्थ जो कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं वह कैंसर के कारक या कार्सिनोजेनिक एजेंट कहलाते हैं। बेटे ये कार्सिनोजेनिक एजेंट करते क्या हैं, तो इनका क्या काम आपको याद हुआ कि ये निष्क्रिय जो जीन होते हैं ना बेटे, प्रोटोओंका जीन, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं सक्रिय ओंका जीन। इतना सा काम है इन कार्सिनोजेनिक एजेंट का कि हमारे शरीर में जो एक निष्क्रिय जीन होते हैं ना कैंसर की, जिसका नाम है प्रोटोओंका जीन, बेटे वो इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, यानी सक्रिय ओंका जीन में। अब ये जो सक्रिय ओंका जीन जो बनेगी ना, ये सक्रिय ओंका जीन क्या करेगी कि बेटे वहां पर अनियंत्रित कोशिकाओं में विभाजन शुरू कर देगी और जब अनियमित कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा तो वहां पर गांठ उत्पन्न हो जाएगी और गांठ उत्पन्न हो जाएगी तो वहां पर कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। अब ये जितने भी एजेंट है बेटे वो चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या याद हो आपको, भौतिक कारक, दूसरा रासायनिक कारक, तीसरा विकिरण और चौथा कौन सा है, जैविक कारक। भौतिक कारक में बेटे एक तो कांगरी मैंने बताया, तंबाकू चबाना है या बीड़ी सिगरेट पीना है, धूम्रपान करना है, ये तो भौतिक कारक हो गया। रासायनिक कारकों में बेटे रासायनिक पदार्थ याद करना है ना, जैसे मस्टर्ड गैस है,
कोलतार है, कैडमियम ऑक्साइड है ना, निकोटीन है, एफ्लाटॉक्सिन है। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिनके ज्यादा संपर्क में आने से या इन्हें ज्यादा शरीर में आने से बेटे ये भी कैंसर उत्पन्न करता है। तीसरा कारक आपको क्या याद हुआ? विकिरण। तो कौन कौन सी विकिरण बताए मैंने? एक्स विकिरण बताए, है ना, ये पराबैंगनी विकिरण बताए बेटे, और एक गामा विकिरण बताए। तो ये जो विकिरण है, अगर लगातार कोई व्यक्ति इनके एक्सपोज में रहता है, इनके संपर्क में रहता है, तो उस व्यक्ति को भी कैंसर हो सकता है। और चौथा कारक मैंने आपको बताया जैविक कारक सॉरी, और ये जैविक कारक कौन सा है? SV40 वायरस। अब ये ध्यान रख लो बेटे, कैंसर को मैंने 7 टॉपिकों में बांट रखा है, याद रखना कितने? 7 टॉपिकों में। अभी मेरे 3 टॉपिक पूरे हुए हैं। मेरा पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन था, मेरा दूसरा टॉपिक बेटे टाइप ऑफ ट्यूमर, और तीसरा टॉपिक अभी अपन ने पूरा किया है कॉजेज ऑफ कैंसर। यानी आने वाले जो बेटे हमारा लेक्चरर होगा उसके अंदर अपन टाइप ऑफ कैंसर भी पढ़ेंगे, है ना, उसके अलावा डिटेक्शन ऑफ द कैंसर भी पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसका निदान कैसे किया जाता है, इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें अपन आगे वाले टॉपिकों में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक था बेटे हमारे आज का, यानी कैंसर का पार्ट 1। तो बेटे ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा, तो सारी चीजें आपको 1 बाय 1 समझ में आएगी। और बेटे इसको ऐसा नहीं कि आप 12th क्लास के लिए पढ़े, आप इस टॉपिकों को ऐसे पढ़े कि आपके नीट में बेटे ये काम आएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि ये जो मैं मैटर दे रहा हूं बेटे, ये आपके 12th से मैं ज़्यादा ही अपर ही दे रहा हूँ, ये आपके नीट के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप इनको अभी से थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ये मेरी गारंटी है कि आप पढ़ेंगे तो आपको इस जो है मैटर, ये बहुत ज़्यादा मैटर है, आपको ये याद कर ले तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बेटे, तो इसी के साथ में आपको मोशन मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।